लखनऊ शहर में रहने वाली उर्मिला के घर को देखकर तो सभी को लगता था कि उर्मिला की पांचों उंगलियां घी में हैं, क्योंकि उसके घर में 5 सरकारी नौकरी वाली बहुएं जो थीं। उर्मिला की सबसे बड़ी बहू सीमा सरकारी डॉक्टर थी, दूसरे नंबर वाली पूजा पुलिस ऑफिसर, तीसरे नंबर वाली बहू नेहा कॉलेज में प्रोफेसर, चौथे नंबर वाली आरती बैंक में मैनेजर और सबसे छोटी बहू निशा सरकारी वकील। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। कुछ ऐसा ही हाल उर्मिला के घर का भी था। पांचों बहुओं को अपनी अपनी सरकारी पोजीशन का घमंड था। भले ही उसकी बहुएं कितने भी बड़े सरकारी पद पर काम क्यों न करती हों, लेकिन घर में हमेशा अपनी अपनी सरकारी पोजीशन को लेकर आपस में लड़ती रहती थी और एक दूसरे को नीचा दिखाती रहती थी, जिससे उर्मिला काफी परेशान थी। पूजा, तुम अपनी पुलिसगिरी का रुआब मत दिखाओ। मैं भी एक सरकारी डॉक्टर हूँ, उम्र में तुमसे बड़ी हूँ। तो क्या हुआ अगर आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं? इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप मुझे हमेशा कुछ न कुछ काम देती रहेंगी। पूजा भाभी, आज सीमा दीदी ने आपको काम दे दिया तो आप चिल्लाने लगी, और जब आप मुझे अपना काम देती हो उसका क्या? ऐसे ही लड़ते झगड़ते कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन सवेरे सवेरे उर्मिला अपने मंझले बेटे मोहित के कमरे में जाती है और उसे उठाते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मोहित बेटा, चलो अब जल्दी से उठ जाओ, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। वेरी गुड मॉर्निंग माँ। आज सुबह सुबह मेरे कमरे में कैसे आना हुआ? ये लो बेटा प्रसाद। माँ, आज तुम मंदिर गई थी क्या? हाँ बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, तो भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करने गई थी। ओह माँ, मैं तो भूल ही गया था। भला अपना जन्मदिन भी कोई कैसे भूल सकता है बेटा? माँ, ये सब चीजें याद रखने के लिए लाइफ में थोड़ी शांति होनी चाहिए, लेकिन शादी के बाद तो मेरी लाइफ में शांति रही नहीं गई है, इसलिए ना ये सब चीजें याद रहती हैं और ना ही मन करता है सेलिब्रेट करने का। इस घर की अशांति की वजह से आज मेरा बेटा अपने जन्मदिन वाले दिन भी कितना दुखी है। अरे क्या हुआ माँ, आप मेरी बातें सुनकर किन ख्यालों में खो गई? बेटा, क्या पूजा बहू ने तुम्हें अभी तक बर्थडे विश नहीं किया? क्या वो अपनी नौकरी में इतना बिजी है कि उसे तुम्हारा बर्थडे भी याद नहीं रहा? अब जाने भी दीजिए माँ, उसे अपनी पुलिसगिरी से फुर्सत मिले तब तो वो मुझे बर्थडे विश करे ना, लेकिन उसे तो कुछ भी बोलो तो सिर्फ एक ही बात बोलती है, अंदर कर दूंगी। तुम दुखी मत हो मेरे बेटे, सब ठीक हो जाएगा, वो धीरे धीरे सब समझ जाएगी। मोहित अपनी माँ से अभी ये पूछ ही रहा होता है कि इतनी देर में बाहर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो पांचों बहुएं एक दूसरे से झगड़ रही होती हैं। अरे क्यों इतनी सुबह सुबह एक दूसरे पर इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? चुप हो जाओ सबकी सब। आप रहने दीजिए माँ जी, ये हम लोगों के आपस की बात है और इन सब से निपटना तो मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे तुम क्या बताओगी? मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरी पोस्ट में कितनी पावर है, लेकिन ये तो बताओ कि आखिर हुआ क्या है? क्यों तुम पांचों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रही हो? भाभी, अगर आप अच्छी पोस्ट वाली हैं तो क्या हुआ? आखिर हमारे पास भी तो सरकारी नौकरी है। हाँ पूजा भाभी, आरती भाभी बिल्कुल सही कह रही है, हम सब भी तो सरकारी नौकरी वाले ही हैं। अभी अगर मैंने तुम लोगों को अपनी पावर दिखाई ना, तो तुम सारी की सारी जेल में नजर आओगी, समझी? तो मुझसे पंगा मत लेना और मुझसे बराबरी करने की तो सोचना भी मत। अब बस भी करो तुम सब की सब। क्या ये सरकारी नौकरी का राग लगा रखा है? अरे मैं तो कहती हूँ आग लगे तुम्हारी ऐसी सरकारी नौकरी को जिसने घर में इतनी अशांति फैला रखी है। इस घर में तो एक पल भी जीना मुश्किल हो गया है। माँ जी, अब हमने ऐसा क्या कर दिया कि आपका जीना मुश्किल हो गया है? अरे माँ, आप क्यों इन सबके झगड़ों में पड़ रही हो? लड़ने दो इन्हें आपस में जितना लड़ना है, इनके पीछे आप क्यों अपना खून जला रही हो? हाँ हाँ, आपको इन सब बातों से क्या? कोई आपकी बीवी की कितनी भी बेइज्जती करे, आपको कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। फर्क तो तुम्हें भी मेरी किसी चीज से नहीं पड़ता। खैर छोड़ो, सुबह सुबह तुमसे बात करके मैं अपना दिन खराब नहीं करना चाहता। अब ऐसा क्या खास है आज के दिन में? और मेरा मूड वैसे भी बहुत खराब है, तो तुम मुझसे बात ना करो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अरे भाभी, आप जेठ जी से क्यों लड़ रही हो? कम से कम अपनी पुलिसगिरी जेठ जी पर तो मत झाड़िए। नेहा, तुम तो चुप ही रहो। तुम अपना ये लेक्चर अपने कॉलेज में देना, वहाँ काम आएगा। मुझे तुम्हारे इस लेक्चर की कोई जरूरत नहीं। क्यों भाभी, सच बात आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही क्या? हाँ, पर वैसे भी पुलिस वालों को सच कहाँ बर्दाश्त होता है। बिल्कुल सही कहा नेहा तुमने। शायद इसीलिए सब लोग पुलिस वालों को घूसखोर और लुटेरे कहते हैं और उनकी पीठ पीछे तो ना जाने कितनी गालियां देते हैं, लेकिन एक डॉक्टर को हमेशा इज्जत और दुआएं देते हैं। हम डॉक्टरों को तो लोग भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। मैंने भी पुलिस वालों के बारे में यही सब सुना है। इन लोगों की तो कोई इज्जत ही नहीं होती। भले ही सामने सब डरते हो, लेकिन उनकी पीठ पीछे तो सब गालियां ही देते हैं। हाँ हाँ, मैंने भी यही सब सुना है। अब चुप भी रहो तुम सब की सब। तुम सबको तो मैं देख लूंगी। हाँ हाँ, हम भी देख लेंगे। आपसे डरते हैं क्या हम लोग? हाँ, हमसे पंगा लेने की सोचना भी मत। इतना कहकर पांचों अपने अपने काम के लिए निकल जाती हैं और मोहित भी गुस्से में ऑफिस चला जाता है
और फिर इसके बाद उर्मिला सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। अब वो अपनी बहुओं की रोज रोज की इस लड़ाई से तंग आ चुकी थी। इन्हीं सब के कारण वो अपने पड़ोसियों से नजर तक नहीं मिला पाती थी, लेकिन फिर भी वो कभी अपने पड़ोसियों से अपनी बहुओं की बुराई नहीं करती थी, बल्कि उनकी तारीफों के पुल ही बांधा करती थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर एक दिन उर्मिला अपनी सभी बहुओं को बुलाकर उनसे कहती है, सुनो बहुओं, गांव से फोन आया था कि तुम्हारी दादी सास की तबीयत बहुत खराब है और वो तुम सबसे मिलना चाहती हैं, इसीलिए तुम सब अपने कामों से छुट्टी ले लो, हमें कल ही गांव के लिए निकलना होगा। ये आप क्या बोल रही हैं माँ जी? आप तो जानती हैं हम पुलिस वालों के लिए कोई छुट्टी नहीं होती, और गांव जाना मतलब 2-3 दिन की छुट्टी। ना बाबा ना, मेरा जाना तो मुश्किल है, आप इन सबको ले जाइए। हाँ, जैसे कि हमारा काम तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। अब कुछ ही दिनों में कॉलेज में पेपर शुरू होने वाले हैं, तो मुझे भी छुट्टी नहीं मिलेगी। आप एक काम करिए, सीमा दीदी को ले जाइए, वो तो एक डॉक्टर भी है। नेहा, तुम मुझे क्यों फंसा रही हो? गांव में और भी तो डॉक्टर होंगे, वो दादी माँ को देख लेंगे। मुझे यहाँ मेरे पेशेंट भी तो संभालने हैं, और वैसे भी मेरे सीनियर डॉक्टर मीटिंग के लिए आ रहे हैं, तो मैं छुट्टी नहीं ले सकती। आप आरती को ले जाओ। हाँ, जैसे कि मेरे बैंक में तो काम होता ही नहीं है, मार्च महीना है और क्लोजिंग का समय है, तो बहुत काम है। आप एक काम करिए, निशा को ले जाइए। क्यों, मैं क्या फालतू नजर आती हूँ? सबसे छोटी हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सब मुझ पर अपना हुक्म चलाएंगी। तुम सबकी सब माँ जी के साथ नहीं जा सकती, इसलिए मुझे आगे कर रही हो, और वो भी गाँव। ना बाबा ना। इसके बाद उर्मिला की बहुएं बिना उसका जवाब सुने ही वहां से चली जाती है। उर्मिला को उनके टाल मटोल देखकर बहुत तकलीफ होती है। कहने को तो उसकी 5 बहुएं होती हैं, लेकिन उसकी बात सुनने वाला या उसका कहना मानने वाला उस घर में कोई नहीं था। फिर अगले दिन उर्मिला अपनी बहुओं के बारे में सोफे पर बैठी सोच ही रही होती है कि तभी उसका बेटा मोहित ऑफिस से घर आता है और अपनी उदास माँ को देखकर कहता है, माँ, क्या हुआ आपको? आप इतना उदास क्यों हैं? बेटा, तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत खराब है और वो अपने 5 पोता बहुओं से मिलना चाहती हैं। तो माँ, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? कल ही हम सबके सब गांव चलेंगे। बेटा, क्या मुंह लेकर जाऊं मैं? 5 ने अपनी सरकारी नौकरी का रौब दिखाते हुए एक झटके में मना कर दिया। अच्छा, तो ये बात है। आप उदास मत हो माँ, हम दोनों ही चलते हैं दादी जी से मिलने। इनको जाने दो, इन्हें तो अपने सरकारी नौकरी के घमंड के अलावा कुछ नहीं दिखता। फिर अगले ही दिन उर्मिला और मोहित अपना सामान पैक करके गांव के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद 5 आए दिन आपस में लड़ती ही रहती हैं और जो मन में आता है वो करती हैं। फिर कुछ दिन बाद जब उर्मिला और मोहित गांव से लौटते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर में पार्टी चल रही है। जिसके बाद उर्मिला अपनी बहुओं से कहती है, तुम 5 को पार्टी करने का टाइम है, लेकिन अपनी सास और पति के लिए टाइम नहीं है। आज तक तुम लोगों ने बहू होने की कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाई और न ही कभी ये जानने की कोशिश की कि तुम्हारे सास और पति को क्या चाहिए। तुम सबको तो बस अपनी एक सरकारी नौकरी से प्यार है। तो फिर ठीक है, मैंने भी फैसला कर लिया है, तुम 5 अपना सामान बांधो और अपने अपने मायके चली जाओ और वहीं जाकर अपनी सरकारी नौकरी का रौब दिखाओ। जाओ तुम सब यहाँ से, अब बहुत हो गया। उर्मिला का ये रूप देखकर 5 की 5 डर जाती हैं। साथ ही उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। सभी हाथ जोड़कर उर्मिला से माफी मांगती हैं और फिर कभी अपनी सरकारी नौकरी का रौब ना दिखाने का वादा करती हैं और साथ ही साथ अपनी सभी जिम्मेदारियां निभाने की भी कसम खाती हैं। कौशल्या देवी के 4 बेटों की शादी पहले ही हो चुकी थी। उन सबके 2 बेटे थे। 5वें बेटे रवि की लव मैरिज थी, जो 2 महीने पहले ही शिखा के साथ हुई थी। कौशल्या देवी लव मैरिज के सख्त खिलाफ थी, पर चारों बहू बेटों ने समझाया तो वो रवि की शादी के लिए तैयार हो गई। वैसे भी कौशल्या देवी ने पति के देहांत के बाद अपने बच्चों को बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था और रवि सब भाइयों में छोटा था, इसलिए सबका लाड प्यार उसे मिला और शिखा घर की बहू बनकर आ गई। कौशल्या देवी के घर में कई सालों से केवल लड़के ही पैदा होते आए थे, इसलिए चारों बहुओं को बेटी की बड़ी आस रहती थी। कभी कभी कितना मन करता है हम चारों बहुओं में से किसी एक के घर एक बेटी पैदा होती तो हम बहुओं को बेटी मिल जाती। हाँ भाभी, मैं जब बिट्टू और प्रांशु के कपड़े लेने बाजार जाती हूँ, वहां सुंदर सुंदर गर्ल्स की फ्रॉक देखकर मन ललचा जाता है कि काश हमारे घर में भी बेटी होती। चलो कोई नहीं, हम चारों के 2 बेटे हो गए, हमारी तो फैमिली पूरी हो गई। अब अगर शिखा की बेटी पैदा हुई तो हम 5 से ढेर सारा लाड प्यार देंगे। क्या हुआ शिखा, तुम किस सोच में पड़ गई? अब वो मैं कुछ नहीं भाभी, आप सब बातें करो, मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। शिखा रसोई में जाकर रोने लगती है। तभी रवि भी आ जाता है। शिखा, तुम दोबारा रोने लगी? मैंने तुम्हें कहा है ना, सही वक्त आने दो, सब ठीक हो जाएगा।
पर रवि, मुझसे ये दुख अब और नहीं सहा जाता। ऐसा क्या दुख था जिसकी वजह सिर्फ रवि और शिखा ही जानते थे? ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। धीरे धीरे समय बीता और शिखा गर्भवती हुई। शिखा का 7वां महीना चल रहा था। कौशल्या देवी और शिखा की जेठानियां भी छोटी बहू की गोद भराई की रस्म की तैयारियों में लगी हुई थी। अचानक सीढ़ियां उतरते हुए शिखा का पैर फिसल गया और उसे अस्पताल ले जाया गया, पर डॉक्टर बच्चे को नहीं बचा पाए। साथ ही साथ डॉक्टर ने कहा कि शिखा अब दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनकर सब लोग बहुत दुखी हुए। चारों बहुओं के नसीब में भगवान ने बेटों का सुख लिख दिया, पर छोटी बहू के साथ ये कैसी अनहोनी घट गई प्रभु। अब मेरे रवि को औलाद का सुख कभी नसीब नहीं होगा। कौशल्या देवी की बात शिखा सुन लेती है और वो कमरे में जाकर रवि से कहती है, रवि, औलाद के होते हुए मैं बे औलाद कैसे रह सकती हूँ? पिंकी मेरी अपनी बेटी है, मेरा अपना खून। प्लीज मुझे उसे अपने पास लाने दो। मैं अब और उसकी पहचान सबसे नहीं छुपा सकती। मेरी बच्ची मेरे बिना रहती है, मां भी अब उसको नहीं संभाल सकती। मैं कब तक अपनी बच्ची से छुप छुप कर मिलती रहूंगी? तुम जानते हो मेरी किस्मत में अब मां बनना नहीं लिखा। मैंने सोचा था मैं सही वक्त देखकर सबको सच बता दूंगी और अपनी बेटी को ले आऊंगी, पर मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। मैं एक बच्चा खो चुकी हूं, पर अब अपनी बच्ची नहीं खो सकती। शिखा भी रवि से यह बात कही रही थी कि उसकी बड़ी जेठानी सब बातें सुन लेती है। तुम्हारी बेटी? ये सब मैं क्या सुन रही हूं शिखा? ये कैसा राज है? हाँ भाभी, मैंने आप सबसे और मां से ये राज छुपाया। आज हमारी बेटी 3 साल की है। भाभी, आपको याद होगा, मेरा एक जिगरी दोस्त दीपक मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ता था। शिखा और दीपक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं शिखा को पहले से ही पसंद करता था, पर वो मेरे जिगरी दोस्त दीपक को चाहती थी, इसलिए मैंने कभी उससे इस बारे में नहीं कहा। और फिर दीपक और शिखा ने मंदिर में छिपकर शादी कर ली। मैं इस बात को जानता था, पर एक दिन दीपक कार एक्सीडेंट में मारा गया। शिखा मेरे पास आई और उसने सारी सच्चाई मुझे बताई। रवि, मैं मां बनने वाली हूँ। मैं अबॉर्शन भी नहीं करवा सकती क्योंकि मैं और दीपक चाहते थे कि हम इस बच्चे को दुनिया में लाएं। मैं नहीं चाहती कि दीपक की निशानी को मैं मार दूं। मेरी मदद करो रवि, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो शिखा, तुम्हारा बच्चा, मेरे जिगरी दोस्त दीपक का ये बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा। और फिर कुछ महीनों बाद शिखा ने एक बेटी को जन्म दिया। मैंने शिखा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं सही वक्त आने का इंतजार कर रहा था, पर हमें नहीं पता था कि हमारी किस्मत में इतना बड़ा दुख आ जाएगा कि ये बात हमें इन हालातों में बतानी पड़ेगी। हमारी पिंकी अपनी नानी के घर पर है। भाभी, मैं और शिखा चाहते हैं कि पिंकी इस घर में आ जाए, अपने घर में। तू चिंता मत कर रवि, पिंकी की एक मां नहीं बल्कि 5 मां होंगी। हम अपनी बेटी अपनी लक्ष्मी का स्वागत खूब धूमधाम से करेंगे। सब लोग खुश थे। शिखा की चारों जेठानियां पिंकी को देखकर बहुत खुश थीं। वो सब पिंकी को ऐसे प्यार करने लगी मानो ना जाने वो पिंकी को कब से जानती हूं। सभी के बेटे भी अपनी बहन को देखकर घुल मिल गए, पर कौशल्या देवी अभी भी मुंह फुलाए बैठी थी। तुम लोग जितना मर्जी कह लो, पर मैं इस लड़की को अपनी पोती कभी नहीं मानूंगी। तुम चिंता मत करो शिखा, हम पांचों मिलकर अपनी बेटी पिंकी को बहुत प्यार देंगे। धीरे धीरे समय बीता और पिंकी भी अपने भाइयों के साथ बड़ी हो गई। पिंकी के सभी भाई नौकरी पर लग गए थे। पिंकी घर में अकेली बेटी थी, इसलिए सब उसे बहुत लाड प्यार करते थे। पिंकी एक सफल डॉक्टर बन गई थी। आज आशीर्वाद देने के लिए उसकी 5 माएं सामने खड़ी थी। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मेरे साथ 5 माओं का आशीर्वाद है। पर दादी माँ, कहते कहते पिंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी 5 माँ उसे गले लगा लेती हैं और दही शक्कर खिलाकर उसे भेजती हैं। धीरे धीरे पिंकी शहर की एक प्रसिद्ध हार्ट सर्जन बन जाती है। अचानक एक रात कौशल्या देवी के सीने में तेज दर्द हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। कौशल्या देवी के हार्ट का ऑपरेशन होता है और कुछ दिनों में वो ठीक हो जाती हैं। सभी बहुएं अपने सास के पास बैठी थी। मेहमान देखने आ जा रहे थे। कौशल्या देवी के बेटे और पोते भी वहीं थे। तभी वो बोली, मेरे परिवार में एक अधूरापन है। मेरी पोती कहाँ है? बाकी सब दिखाई दे रहे हैं, पर मेरी पोती, मेरी पिंकी कहाँ है? पिंकी, बेटा मेरे पास आ। अपनी सास को पिंकी को पुकारते देख 5 बहुएं रो पड़ती हैं। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पिंकी कमरे में आती है और अपनी दादी माँ के गले लग जाती है। दादी माँ, अब कैसी तबीयत है? मेरी पोती डॉक्टर है,
मैं जानती हूं मेरे दिल का ऑपरेशन तूने ही किया है, फिर मुझे कैसे कुछ हो सकता था। तेरे इलाज से मैं बिल्कुल हट्टी कट्टी हो गई मेरी बच्ची। और फिर उस दिन के बाद सबकी लाडली पिंकी कौशल्या देवी की भी